व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मतलब टू फ्री फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। जैसे मान लो, सबसे पहली बात है कि फ्री करने का मतलब क्या? बिजनेसेस को थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया। बिजनेसेस को क्या दिया गया भाई? फ्रीडम दिया गया। अब फ्रीडम अलग अलग तरीके से, पहले देखते थे कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, उसमें सरकार का रोल ज्यादा था। मतलब क्या था? सरकार बोल तो रही थी कि हम प्राइवेट और पब्लिक को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन सरकार जो है सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी। मतलब सिंपल सी अगर बात बोला जाए तो अगर प्राइमरी रोल कौन प्ले कर रहा था भाई? पहले प्राइमरी रोल प्लेड बाई किसके थ्रू? प्लेड बाई किसके थ्रू? गवर्नमेंट। ठीक है। और सरकार के नक्शे कदम पर प्राइवेट को बोला जाता था कि आप इस तरीके काम कर सकते हैं, इस तरीके का। उनको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं दिया जाता था, मतलब दिमाग लगाने का मौका नहीं दिया जाता था, जो कि एक बहुत गलत था। तो इट जनरली डिफाइंड एज लूजनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकार ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया? थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया गया। ठीक है। एंड इन अ कंट्री टू अलाउ अ प्राइवेट सेक्टर एंड अ कंपनीज टू ऑपरेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन विद अ फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, कि भाई ताकि बिजनेस जो है वो अपने लेवल पर जाकर जो चीजों को कर सकता है। पहले क्या था कि अगर कोई सामान भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता था ना बाहर से, तो आपको सरकार से परमिशन लेना होता था। तो उनको क्या कर दिया? कम, कि आप कोई भी आप सामान खरीदो, आपका जो है थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इन रिलेशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, दिस टर्म ऑल्सो रेफर्स टू ओपनिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो क्या कर दिया गया भाई? एमएनसीज को मौका दिया गया, मल्टीनेशनल कंपनीज को मौका दिया गया कि वो भारत में आके, इंडिया में आके क्या कर सके? वो एक तरीके से अपने बिजनेस कर सके। और जब यहाँ पर आएंगे भाई बिजनेस करने, तो हमारे देश के लोग भी बिजनेस सीखेंगे, क्योंकि एक होता है कि अब यहां से लोग जा रहे हैं वहां बिजनेस सीखने के लिए, एक है कि वहां का बिजनेस यहाँ आया तो यहाँ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। मान लो वहां पर काम करेंगे तो वो कुछ सीखेंगे, फिर वो सोचेंगे कि हम अपना कंपनी क्यों ना खड़ा करें, और ऐसे ही कोई इकोनॉमी ग्रो करता है। आप एकदम से कभी भी इकोनॉमी ग्रो नहीं होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो है, जो भारत में भी थे वो बाहर जाके खोल सकते थे अपनी ब्रांचेस, और जो बाहर की कंपनी यहाँ भी खोल सकते थे। और एक तरीके से क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मौका दिया गया कि आप बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर अपनी कंपनीज लगाएं। और ये काम जो है वो चाइना कब किया था? 1978 में, कि बाहर कंपनी आ जाओ भाई, हम तुमको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देते हैं, वहां पर आप सस्ती बिजली देंगे, सस्ते पानी देंगे, रोड वगैरह बढ़िया होगा, पोर्ट वगैरह की फैसिलिटी देंगे, आप यहाँ की कंपनी तो सेटअप करो। तो जब बाहर की कंपनी आई, ये मौका कब मिला? 1991 में। और लिबरलाइजेशन के तहत बाहर की इन्वेस्टमेंट आई। अब दो तरीके से इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की विदेश की कंपनी अगर हमारे देश में आकर इन्वेस्ट कर रही, अब इन्वेस्ट करने से एक काम तो ये हुआ कि बाहर से डॉलर लेके आ रहा है, दूसरा काम ये हुआ कि अब वहां से वर्कर तो उठा के लाएगा नहीं, वर्कर तो हमारे देश का सस्ता है भाई, तो हमारे लोगों को काम सीखने का मौका, हमारे देश के लोगों को कुछ अर्निंग करने का मौका। हमने बोला था पिछले वाले लेक्चर में जो है कि ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रह रहे थे, तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था उसमें वो एक तरीके से लोग वहां से उठकर आके इंडस्ट्री में आकर काम करेंगे। तो ये सब सारी चीजों से ये काम जो है वो देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद ये हमें याद रखना है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स, क्या गुण था, क्या विशेषता था। ठीक है। किसका भाई? आखिरकार लिबरलाइजेशन का। पहले कि मेन फोकस ये था लिबरलाइजेशन करने का, टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब सोचो अगर बाहर की इंडस्ट्री आएगी, इसमें एक खामियां ये होता है कि अगर बाहर की इंडस्ट्री आएगी तो हमारे देश की कंपनी को ऐसा नहीं खा जाए, वो खा जाने का मतलब क्या है कि कंपटीशन में हरा के उसे वही कंपनी ना खरीद ले। ठीक है। ये डर हमेशा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो ये मछली काट लेगी, ये हो जाएगा, पानी से खुजली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सबसे डरना नहीं है। आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी को ले जाना है तो आपको उस कंपटीशन में आना ही पड़ेगा, आज ना कल। अगर 1992 में नहीं आते तो 2000 में आते, आना तो पड़ता ही। तो हमने सही समय पर एक तरीके से डिसीजन ले लिया, नहीं तो बहुत देर हो जाता। ठीक है। तो एक तरीके से उसको बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था हमारे लिए। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या मिला भाई? कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, टू इंक्रीज द फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंप्रूव द टेक्नोलॉजी। अब बाहर की कंपनी आएगी तो अपनी टेक्नोलॉजी लाएगी, तो वहां से हमारे देश की बहुत सारी कंपनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक तरीके से बाहर की टेक्नोलॉजी भी आना, बाहर से जो है वो डॉलर भी आना, फॉरेन कैपिटल भी आना, एक बहुत बड़ी बात थी, खास करके लिबरलाइजेशन के तहत। ठीक है। एक बहुत बड़ा गुण था लिबरलाइजेशन करने से के पीछे। टू डिक्रीज द डेट, है ना, ये बहुत बड़ा कारण था भाई कि कर्ज को हम लोग एक तरीके से कम कर पाए। कर्ज को कैसे कम कर पाएंगे? जब हमारे देश में डॉलर अधिक आएगा। और डॉलर अधिक कब आएगा? जब कंपनीज इन्वेस्ट हमारे देश में करेंगे, और जो कि कब हुआ? लिबरलाइजेशन के बाद। क्लियर। दूसरा, टू इंकरेज द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कि जो हम ट्रेड कर रहे थे, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है,
उसको बढ़ावा मिले, मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़े, ठीक है, और इंपोर्ट भी एक तरीके से बढ़े, ठीक है, मतलब बढ़े घटे जो भी है, लेकिन बढ़े ज्यादा फोकस किया गया इस पर कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े खास कर ताकि चीजें जो है वो आसानी तरीके से बढ़ पाए, और ज्यादा फोकस किया गया एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उससे ज्यादा। अब मान लो कि कोई बाहर की कंपनी आ गई, मान लो कि बाहर की कंपनी आ गई रेबन की, यहां पर वो चश्मा बनाकर वो मान लो कि ऑस्ट्रेलिया बेच रही है हमारे देश से, तो हमारे देश में ही तो पैसा आ रहा है, वो अमेरिका थोड़ी भेजेगा पैसा। हमारे देश की कंपनी, अगर हमारे देश की कंपनी या अमेरिका कंपनी लेकिन उसका ब्रांच इंडिया में है, और इंडिया से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया में तो डॉलर आएगा, ठीक है, उसका टैक्स वगैरह कौन लेगा? सरकार लेगी हमारी, ठीक है। टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द मार्केट, और मार्केट के साइज को बढ़ाने का, मार्केट का साइज बढ़ाने का मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट मार्केट में आए, जिससे मार्केट का साइज बढ़े और एक अलग तरीके का कंपटीशन के साथ साथ जो लोगों को चॉइस भी मिले हर एक प्रोडक्ट को लेकर। पहले इतना चॉइस था प्रोडक्ट को लेकर नहीं था, पहले लिमिटेड चॉइस था, पहले 2-4 ही बिस्किट आते थे, अब देखो हजारों बिस्किट आ रहे हैं भाई, हजारों ब्रांड के बिस्किट आ रहे हैं। पहले आप कुछ भी देख लो, शर्ट टी शर्ट होता था वो एक दो ही ब्रांड रहते थे पहले, जूता भी 2-4 ही ब्रांड मिलते थे, आज देखो कितने ब्रांड मिल रहे हैं। अगर 1970s में अगर पिताजी लोगों से पूछा तो एक ही दो जूता का ब्रांड अच्छा मिलता था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आपके पिताजी या माताजी अगर आपको अगर आप पूछिएगा तो आप बताएंगे वो कि 1960s में 1970s में किस तरीके से चीजें थी, ठीक है, जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ था, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हो तो, नहीं तो वैसे भी जानकारी रहती है, मार्केट में जाते थे पता ही नहीं चलता था, चीजें मतलब एक सीमित मात्रा में रहते थे, ठीक है। मेरे पिताजी खुद नहीं पढ़े हुए, तीसरी क्लास चौथी क्लास तक पढ़े हुए, लेकिन वो बताते हैं कि पहले उस तरीके की चीजें नहीं होती थी। अगर मंगा के अगर एक सेठ के नीचे काम करते थे तो वो बोलते थे कि भाई अगर वो कोई भी जैकेट वगैरह लाते थे ना तो बाहर से उनको मंगाना पड़ता था, क्योंकि वो अमीर थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो कंपनी यहाँ पर आ गई तो वो जैकेट यहाँ भी बिकने लगा, तो इस तरीके से क्या हुआ, इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ, जो कि लिबरलाइजेशन के बाद देखने को मिलता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, सबसे पहले फोकस किया गया इंडस्ट्री के सेक्टर को रिफॉर्म करना। अब यहाँ पर समझो कि एग्रीकल्चर का सेक्टर का रिफॉर्म जो है पहले हो चुका था, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, बस उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ाना था और चीजों को थोड़ा सा रास्ते पर लाना था, ठीक है, वो चीज है। मेन फोकस लिबरलाइजेशन के तहत क्या किया गया, इंडस्ट्री सेक्टर को रिफॉर्म करना। और इंडस्ट्री सेक्टर को लिबरल करने के लिए क्या क्या किया गया, क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ द गवर्नमेंट लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, या हाउ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हैड बीन डन अंडर द लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो कैसे हुआ भाई, क्या क्या किया गया, एक तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था उसको खत्म कर दिया गया। पहले क्या था कि हमारे देश में कुछ बड़े बड़े कंपनीज थे जिनके पास लाइसेंस होता था कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का, तो अगर कोई छोटी कंपनी बनाना चाहती थी वैसे प्रोडक्ट, तो उन कंपनी को एक तरीके से कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाता था उस लेवल पर, या अगर लाइसेंस लेना भी होता था ना तो सरकार का बहुत नियम कानून था, तो सरकार ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन क्या किए, कम किए, खत्म ही कर दिया कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बस आप बनाइए सिर्फ प्रोडक्ट। फिर बाद में उसको थोड़ा सा लीगलाइज किया गया आगे चलकर कि आप थोड़ा बहुत आप रजिस्टर कराइए, ये कराइए वो कराइए उसके तहत, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिसिन बिना लाइसेंस का बनाओ, वो सब तो लाइसेंस वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो उसमें तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, उसमें क्या किया सरकार ने बहुत सारे जो सरकारी कंपनी थी, जो इंडस्ट्री जो मतलब सरकार चलाती थी, उस इंडस्ट्री को बेचकर किसको दे दी, प्राइवेट को। तो मतलब क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसको, पब्लिक सेक्टर को, और बहुत कम इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट अपने अंदर रखी। अब बाकी सारे को क्या कर दिया गया, या तो डीनेशनलाइज कर दिया गया, या फिर क्या किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, नेशनलाइजेशन, NATIO लाइजेशन, ठीक है, समझ गए। तो नेशनलाइजेशन कर दिया गया, डीनेशनलाइजेशन, समझ गए। डीनेशनलाइजेशन गलत लिख दिया क्या, चलो इसको सही कर देते हैं भाई। देखो डीनेशनलाइजेशन, ठीक है, डीनेशनलाइजेशन किया गया और क्या किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। मतलब या तो सरकार अपनी कंपनी को बेच दी आधा, या फिर सरकार ने पूरी कंपनी को बेच दी। अगर पूरा कंपनी बेच रहा है डिनेशनलाइजेशन, अगर कुछ पार्ट या कुछ शेयर अगर कुछ हिस्सा बेचा है तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये काम किया गया भाई इसके तहत, ठीक है, किसके तहत, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अब पहले क्या था, सरकार ने रिजर्व करके रखा था कि कौन से जो प्रोडक्ट होंगे वो हम प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा जो होगा वो कौन, प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोला है, कोई रिजर्वेशन नहीं, आप जो चाहो वो प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इससे क्या हुआ, बिजनेसेस को अपने मन से काम करने का मौका सबसे पहली बार लिबरलाइजेशन के बाद मिला, जब लिबरल चीजें की गई।
दूसरा क्या किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह को रिफॉर्म करने के बारे में अगर बोला जाए तो बैंकिंग सेक्टर वगैरह को रिफॉर्म किया गया भाई। उसमें सबसे पहला कंपटीशन फ्रॉम अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक को खोलने का मौका दे दिया गया कि भाई सिर्फ अब सरकारी बैंक नहीं रहेंगे, प्राइवेट बैंक भी एक तरीके से आप खोल सकते हैं। और दूसरा रोल क्या किया गया, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है वो बदल दिया गया। सरकार जो आरबीआई थी पहले कंट्रोल ज्यादा करती थी, रेगुलेट कम करते थे। अब सरकार क्या बोलती भाई आरबीआई को कि आप क्या करो, रेगुलेट करो, मार्केट को देखो, सुपरवाइज करो, आप कंट्रोल ज्यादा नहीं करो कि आप इतना पैसा नहीं ले सकते हो, इतना पैसा से आप ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो, वो सब सारी चीजों को एक तरीके से आप छोड़ दो। तो ज्यादातर क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया, कंट्रोल जो कर रहा था, कंट्रोल को बोला कि भाई अब तुम कंट्रोल ना करो, अब क्या करो, रेगुलेट करो। और रेगुलेट और सुपरवाइज करो, सिंपल सी बात है। रेगुलेट करने का मतलब है कि उसको चलाओ और उसको बताओ कि कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। ये मत करो कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये नहीं, ये बताओ कि उसको आगे कैसे बढ़ाना। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो देखने को मिला, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर के तहत। ठीक है, तो हमने देखा भाई दो तरीके का रिफॉर्म। तीसरा क्या रिफॉर्म किया गया, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल मतलब जो सरकार, गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक तरीके से, फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी लाई गई, ठीक है, जहां सरकार लाती है, फिस्कल पॉलिसी कौन लाती है, सर, और टैक्स कौन कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट। तो टैक्स में रिफॉर्म लाया गया। उसमें क्या किया, मॉडरेट एंड सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जो टैक्स बहुत अलग अलग जगह पर देना होता था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। और अभी तो और सिंप्लीफाई कर दिया गया जीएसटी के तहत, एक ही टैक्स देना होगा। आगे चलकर अभी पढ़ेंगे हम लोग जीएसटी के बारे में भी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इसको यही बोला गया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। और भी सिंप्लीफाइड हो गया बाद में चलकर, लेकिन उस वक्त भी जो चीजें थी क्या, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए उस वक्त भी बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, इधर उधर पता नहीं चलता था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया। और रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जो जीएसटी है, आज का जीएसटी है, उस वक्त जो भी इनडायरेक्ट टैक्स था उसको एक तरीके से क्या किया गया, कम कर दिया। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज और भी एक तरीके से जो है प्रोडक्शन वगैरह करने का सोचने लगे। फोर्थ में क्या किया गया, फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म किया गया। फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म, हमारी अपनी करेंसी को क्या कर दिया गया, डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करता है। आपको पता होना चाहिए कि चार तरीके से रुपया की वैल्यू को गिराया या बढ़ाया जा सकता है। एक तो होता है एप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक तरीके से मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है ना, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये बात जरूर याद रखना। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, डिवैल्यूएशन किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, मान लो $1 जो है पहले 60 रुपए का था, ठीक है, अब जो है सरकार ने डीवैल्यू करने के बाद $1 80 रुपया। मतलब क्या है, अगर $1 का सामान कोई बेच रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो अब एक्सपोर्टर को कितना पैसा मिल रहा है, 80 रुपया। तो सरकार ने उसको फायदा करने की कोशिश करी कि ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। डिवैल्यू का करने का मतलब सरकार ने अपनी करेंसी का वैल्यू जो है वो कम कर दिया। मतलब पहले 60 रुपया में था, अब 80 रुपया कर दिया। अब मान लो कि $1 जो है उसको 40 रुपया कर दो, इसका मतलब क्या कर दिया गया, अपनी करेंसी को मजबूत कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पर सेम उसी तरीके से अगर मार्केट के हिसाब से, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, अगर $1 पहले 60 रुपया का था, अब जो है वो $1 कितना का हो गया भाई, 40 रुपया का हो गया। मतलब क्या कर गया हमारी करेंसी, एप्रिशिएट, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अगर $1 जो है वो 80 रुपया का हो गया, इसका मतलब हमारी करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट। तो सरकार ने क्या फोकस करा, क्योंकि ये किसके हाथ में रहता है, सरकार का। इसमें ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आरबीआई के हाथ में रहता है, जो कि आगे पढ़ेंगे है? हाँ, तो वैल्यू तो बढ़ी रही ना। अब सोचो, पहले हमारा $1 के प्रति, $1 जो है 40 रुपया था, जो 60 रुपया था, अब $1 40 रुपया का हो गया, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है ना भाई। जितना कम होगा, मतलब $1 1 रुपया के बराबर होगा, मतलब हमारी करेंसी बहुत अच्छी है। सिंपल सी बात है।